अगर आपके पास पैसा हो तो आप लॉयर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप कानून के लूप होल्स खरीद सकते हैं। मगर अगर आपके पास पैसे के साथ-साथ कनेक्शंस भी हों तो आप सिस्टम खरीद सकते हैं। और एक बार जब आप सिस्टम खरीद लें तो कानून आपके लिए सिर्फ एक रूल बुक बन के रह जाती है। जैसे हम पाकिस्तानियों के लिए कायदे-आज़म के 14 नकात। फिर कानून डज़न्ट रिमेन समथिंग यू फॉलो, इट बिकम्स समथिंग यू मैनेज। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, द एप्स्टीन फाइल्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक हम मल्टीपल पार्ट्स में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि सिर्फ कहानी ना सुनाई जाए बल्कि उसे समझा जाए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, कहाँ से आया, किसने उसे पावर दी और उसने क्या गुल खिलाए। और फिर आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कैसे एक आदमी जो सालों तक हैवानियत, ब्लैकमेल और एलीट सर्कल्स में घूमता रहा, अचानक से एक फेडरल प्रिजन में, वो भी अंडर कांस्टेंट वॉच, सुसाइड कर लेता है। एक्सीडेंट या बैटमेंट या फिर एक कन्वीनियंट एंडिंग। ये सिर्फ एप्स्टीन की स्टोरी नहीं है, ये उन फाइल्स की स्टोरी है जिन्हें दुनिया की लीड भुला देना चाहती है। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एप्स्टीन कहानी है तो आप गलत जगह से सुन रहे हो। एप्स्टीन सिर्फ एक नाम था, असल कहानी उस सिस्टम की है जो एप्स्टीन से पहले भी था और एप्स्टीन के बाद भी जिंदा रहेगा, जिसका एविडेंस बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। फाइल्स रिलीज करने में 7 साल लग गए। इवन पहले डॉक्यूमेंट्स भी इन फाइल्स से मायामी हेरल्ड के कोर्ट केस करने पर बाहर आए। एंड आफ्टर माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम पब्लिक, 19 नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास करता है टू मेक श्योर दैट ऑल द एविडेंस फाइल्स जो जेफरी एप्स्टीन केस में इकट्ठी की गई थी वो पब्लिक व्यू के लिए रिलीज की जा सके। यहाँ से शुरू होता है सिस्टम का इशू। मीडिया और पब्लिक सवाल करती रहती है। यहाँ से शुरू होता है सिस्टम का इशू। मीडिया और पब्लिक सवाल करती रहती है और डीएजओ को फाइनली फाइल्स रिलीज करनी पड़ती है। एंड दे टुक देयर स्वीट टाइम, बट इन देयर डिफेंस ये सब कोई कम मटेरियल नहीं था। 3 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, 2000 से ज़्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज़्यादा पिक्चर्स। एज ऑफ 30 जैन 2026 डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन केस के इन्वेस्टिगेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस इकट्ठे किए गए थे वो सब पब्लिक व्यू के लिए रिलीज कर दिए हैं, जो कि डीओजे के वेबसाइट पे एक प्रॉपर एप्स्टीन फाइल्स लाइब्रेरी के सेक्शन में सर्च भी कर सकते हैं। ये सीरीज थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, इसलिए नहीं कि इसमें शॉकिंग चीज़ें, इसलिए कि इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ देखकर इग्नोर कर देते हैं। जेफरी एप्स्टीन किसी बिलियनर फैमिली से नहीं आता, ना कोई लेगेसी, ना कोई एप्पल जैसी ग्रास स्टोरी। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड एवरेज था, फाइनेंस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और ना ही कोई डॉक्यूमेंटेड अचीवमेंट जो एक्सप्लेन कर सके कि वो अचानक अमेरिका के एलीट और पावर सर्कल्स में कैसे आ गया। 1974 के अर्ली डेज में एप्स्टीन को डॉल्टन स्कूल में एज अ मैथ टीचर रखा जाता है और उसे डायरेक्टली वहाँ का हेडमास्टर डोनाल्ड बार, जो कि फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल विलियम बार का फादर भी है, उन्होंने अपॉइंट किया था। डॉल्टन स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये न्यूयॉर्क का एलीट प्राइवेट स्कूल में से एक स्कूल है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स वॉल स्ट्रीट के पार्टनर्स, लॉ फर्म्स के फाउंडर्स और इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेकर्स के बच्चे होते हैं। वहाँ एप्स्टीन मैथ्स पढ़ाने गया था, लेकिन असल में वो कुछ और सीख रहा था। वो देख रहा था कि पावर कैसे कैजुअली ऑपरेट करती है, कौन किससे बात करता है, कौन किसकी कॉल उठाता है। एप्स्टीन यहाँ सिर्फ 2 साल रखा क्योंकि उसका एंड गोल बड़ा था और एज अ टीचर वो अकॉम्प्लिश नहीं हो सकता था। और कुछ ही अरसे बाद वो बेस टर्न में दिखाई देता है। यहाँ कहानी सस्पिशियस नहीं, यहाँ कहानी इनकन्वीनियंट होती है। बेस टर्न में एंट्री आमतौर पे तो स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे के बेसिस पे होती है, लेकिन उस टर्म पे फर्म एग्रेसिव हायरिंग मोड में थी। वो फॉर्मल डिग्री से ज़्यादा इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और सेल्स एबिलिटी को वैल्यू कर रही थी। इस एनवायरनमेंट में एप्स्टीन की बेस टर्न्स में एंट्री होती है। हम बात कर रहे हैं 1976 की। 1976 से 1980 तक जेफरी एप्स्टीन सिर्फ 4 साल में बेस टर्न्स में जूनियर असिस्टेंट से सीधा लिमिटेड पार्टनर बन जाता है। ये कोई छोटी प्रमोशन नहीं थी,
ये वॉल स्ट्रीट के पावर सर्कल्स में डायरेक्ट एक्सेस था, लेकिन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके उसका टारगेट और भी बड़ा था, इसलिए वो 1981 में बेयर स्टेर्न्स भी छोड़ देता है। यहां से कहानी थोड़ी मर्की हो जाती है। एलिगेशंस और चहमगोइयां ये कहती हैं कि उसने क्लाइंट रिलेटेड पॉलिसी वायलेट की थी, इसलिए निकाला गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद रिजाइन किया था, लेकिन आज तक बेयर स्टेर्न्स ने ऑफिशियली कोई भी क्लियर पिक्चर या डिटेल डिस्क्लोज नहीं की है, और एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस आज तक अनक्लियर है। बेयर स्टेर्न्स के बाद एप्स्टीन अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करता है। बेयर स्टेर्न्स छोड़ने के बाद एप्स्टीन ने अपनी फर्म स्टैब्लिश की इन 1981, जेफरी एप्स्टीन एंड को, जे एप्स्टीन एंड को। उसने अपने आप को एक एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर पेश किया। क्लेम ये था कि उसकी फर्म सिर्फ उन क्लाइंट्स के साथ काम करती है जिनके पास कम से कम 1 बिलियन या उससे ज़्यादा के एसेट्स हो, और यही पोजीशनिंग उसको एलीट सर्कल्स में प्लेस करती है। सिर्फ क्वालिटी नहीं, बल्कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्वालिटी। अपनी सर्विसेज को वो 3 कोर एरियाज में मार्केट करता है: एडवांस ट्रैक स्ट्रेटजी, एसेट रिकवरी, वेल्थ स्ट्रक्चरिंग। ये वो फेज था जहां उसका नेटवर्क एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा था। फाइनेंशियल एडवाइजरी के नाम पर उसका एक्सेस बिलियनियर्स, कॉरपोरेट्स, एलीट्स और इन्फ्लुएंसर पावर ब्रोकर्स तक पहुंच रहा था, और यहीं से उसका रियल इन्फ्लुएंस बिल्ड होना शुरू होता है। नाम लेस्ली वेक्सनर। लेस्ली वेक्सनर कोई बैकग्राउंड बिलियनियर नहीं था, वो अमेरिकन रिटेल का आर्किटेक्ट था, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो उसको मर्लिन ऑफ द मॉज भी कहा। द लिमिटेड ब्रांड्स कंपनी का ओनर, जिसके पास अमेरिकन रिटेल के जाइंट्स लाइक विक्टोरिया सीक्रेट, बेड एंड बाथ, एबरकॉम्बी एंड फ्रेंच जैसे ब्रांड्स थे। कोर्ट फाइलिंग्स और स्वॉन टेस्टिमनीज के मुताबिक वेक्सनर ने एप्स्टीन को सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बनाया, वेक्सनर ने एप्स्टीन को पावर ऑफ अटर्नी दे दी। मतलब एप्स्टीन लीगली तौर पर वेक्सनर के नाम पर कोई भी डिसीजन ले सकता है। इस तौर की अथॉरिटी एट दैट टाइम और इवन टुडे इन द वर्ल्ड इज नेवर हर्ड ऑफ। एप्स्टीन इन्हीं 10 सालों में प्राइवेट जेट्स को एक्सेस करता है, द इनफेमस मैनहट्टन मैंशन का कंट्रोल हासिल करता है। ये वेल्थ का जंप नहीं था, ये ट्रस्ट का जंप था, और ट्रस्ट पावर की सबसे महंगी करेंसी होती है। अब आते हैं 1998, जब एप्स्टीन एक लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के नाम का वर्जिन आइलैंड में आइलैंड खरीदता है। आइलैंड खरीदना कोई लग्जरी नहीं होता, आइलैंड खरीदना जुरिस्डिक्शनल स्ट्रैटेजी होती है, जो कि अब हमें समझ भी आती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लैंड, प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट सिक्योरिटी और लिमिटेड टू नो ओवरसाइट। लोकल रेजिडेंट्स इसको पीडो आइलैंड कहते हैं, इसलिए नहीं कि मीडिया ने नाम दिया था, इसलिए क्योंकि वो इस हैवानियत के अड्डे की असलियत जानते थे। और जेफरी एप्स्टीन खुद इस आइलैंड को लिटिल सेंट एप्स्टीन आइलैंड कहता था। डीओजे के अनसील्ड फ्लाइट रिकॉर्ड से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि एप्स्टीन के प्राइवेट जेट सिर्फ उसके स्टाफ की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं होते थे। ये एयरक्राफ्ट अक्सर हाई प्रोफाइल लोगों को लेकर जाते थे, और इन सफ़रों ने उसके नेटवर्क की गहराई को एक्सपोज कर दिया। रिकॉर्ड्स में ऐसे नाम भी आते हैं जैसे बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, दीपक चोपड़ा, लॉर्ड मेंडलसन, प्रिंस एंड्रयू, लैरी समर्स और भी कई प्रोमिनेंट और हाई प्रोफाइल नाम। ये बात भी नोटेबल है कि इनमें से कई लोगों ने बाद में पब्लिक स्टेटमेंट्स या अपॉलॉजी से ख़ास तौर पर अपनी प्रोफेशनल या सोशल एसोसिएशन को एड्रेस किया। मगर यहाँ एक ब्रॉडर सवाल उठता है, जब दुनिया के सबसे पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और डिसीजन मेकर्स किसी शख्स से मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी जजमेंट क्या होती है? उनकी जजमेंट पे ये सवाल उठाता है, क्या ये सिर्फ नेटवर्किंग थी या एलीट सर्कल्स में अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है? दुनिया में ये डिस्कोर्स सिर्फ नाम का नहीं है, सिस्टम, पावर डायनामिक्स और इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंड स्पॉट्स का भी है। मैं यहाँ स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ एक पैटर्न पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इस पूरे हिस्से में एप्स्टीन के खिलाफ कोई केस नहीं होता, कोई आईआरएस की इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि सिस्टम के अंदर एप्स्टीन ऑलरेडी एक प्रोटेक्टेड एंटिटी बन चुका होता है, और जब आप प्रोटेक्टेड हो जाएं तो इन्वेस्टिगेशन भी परमिशन से होती है। पार्ट 1 का मकसद एप्स्टीन को विलन बनाना ही था। पार्ट 1 का मकसद ये समझना था कि सिस्टम विलन को कैसे
बर्दाश्त करता है, वो भी बिना आवाज के। मिलते हैं सीरीज के अगले पार्ट में। पार्ट 1 का मकसद एप्स्टीन को विलेन बनाना नहीं था। पार्ट 1 का मकसद ये समझना था कि सिस्टम विलेन को कैसे अलाउ करता है बिना आवाज के। मिलते हैं अगले पार्ट में। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ये था आज का इंटेलेक्चुअल क्राफ्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।